कुछ दिनों से एक खबर न्यूज़पेपर्स में काफ़ी छाई हुई है। वह है कि एक पिता ने, जिनका नाम मिस्टर दीपक यादव है, उन्होंने अपनी बेटी जो 25 साल की थी और जिनका नाम राधिका यादव था, उनको अपने घर में ही अपने लाइसेंस्ड वेपन से, फायर आर्म से गोलियां दागकर उनको मार डाला, बिना किसी चेतावनी के या कोई उससे पहले झगड़ा या किसी प्रकार का कोई परिवार वालों ने अभी तक नहीं बताया है। न ही उनके जान पहचान वाले लोग या गांव वालों ने कुछ ऐसा दिया है निर्देश कि पिता और पुत्री में कोई तनाव था। उनको टेनिस खेलने का शौक़ था, जिसको पूरा करने के लिए उनके फादर ने उनकी पूरी मदद की। वो खेली, फिर कुछ चोट आ जाने के कारण उन्होंने एक एकेडमी बनाई जहां बच्चों को ट्रेनिंग देने का उन्होंने सोचा। वो ज़्यादा चल नहीं पाई, तो इसलिए इर्रेगुलर वे में उस एकेडमी में वो जाती रहीं, आती जाती रहीं, लेकिन उस बात को लेकर कोई संघर्ष नज़र नहीं आता। उन्होंने, राधिका ने, कोई सोशल मीडिया पे कोई अपना छोटा मोटा जो क्लिप बनाते हैं वो बना करके और वह भी डाला। उसके लिए भी कोई किसी तरह का क्लेश नज़र नहीं आता। हाँ, उसमें एक लड़के का नाम ज़रूर, इनामुल जिसका नाम है, कोई शायद नाम से लगता है मुस्लिम लड़का हो, उनके साथ उन्होंने उसमें काम किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो खबरें आ रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक पिता, और ख़ास करके ये पिता मिस्टर दीपक यादव, जो अपनी बेटी को इतना प्यार करते थे और जिनकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मिड 40s में है, बेटी जवान है, 25 साल की है, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों मारा? साधारणतया हम सब भारतीय अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, और उसके अलावा एक हमारे जो एक पारिवारिक बंधन है और जो हमारी एक पारिवारिक परिस्थितियां हैं या विश्वास हैं, उनका भी साथ में आदर करते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसी परंपरा भी ऐसी कोई बात भी नज़र नहीं आ रही कि किसी परंपरा के विरुद्ध वो चल रही हों, जिसको उनके पिता या उनके परिवार वाले ठीक नहीं समझते हों, और इस बात पे कोई पिता और पुत्री में तनाव हो या परिवार में कोई तनाव हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। लोगों ने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, बहुत से लोगों के, इनामुल का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया, उस लड़के का जिसने वो वीडियो बनाया था, और सारी बातें, काफ़ी बातें डिटेल में सोशल मीडिया में आ रही हैं। इस बात पे मुझे लगा कि बड़ी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जैसे वृद्ध लोग अगर इस पे नहीं विचार करेंगे, इन बातों को नहीं सोचेंगे, जिनकी वो जिम्मेदारी एक ही रहती है कि आने वाले समाज के लिए कुछ उनको गाइड करें, उनके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी नॉलेज के आधार पर कुछ निष्कर्ष लिखा करके युवा पीढ़ी को दें, जिससे कि वो आगे इन चीज़ों में सुधार कर सके। और मैं जितनी भी ये वीडियो बनाता हूँ, उन सबका मेरा उद्देश्य केवल मात्र यही होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ बहुत सी सामाजिक बातों को, सामाजिक संगठन की बातों को समझ सकें, जिससे कि आगे हमारा समाज सही रह सके। ऐसा सबको करने की आवश्यकता है। हम आते हैं कि एक फादर
या एक पिता अपने पुत्री को किन परिस्थितियों में मार सकता है। दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का एनालिसिस किया जाता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया जाता है, क्रिमिनल एनालिसिस भी किया जाता है, और कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पे नई रिकमेंडेशंस क्रिएट की जाती हैं, जिससे कि समाज में आगे इस तरह की घटनाएं न हों। सो मैं केवल मात्र उस दृष्टि से सोच रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कहूँगा इसमें मैं कि ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एक्ट होता है। ये पूरी सामाजिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देता है। ये सब लोगों को बहुत दुख पहुंचाता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग, दुखी भी होते हैं, जबकि ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, भावनाओं से, मानसिकता से, भावनाओं से और सामाजिक व्यवस्थाओं से ग्रसित एक बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है। और ऐसी हर परिस्थिति को एनालाइज करना साइकोलॉजिकली बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि हम इन सब बातों को समझ सकें, ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकें और आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हों, उसमें बचाव कर सकें। वैसे अब तक भगवान की दया से ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं और पर होती हैं, और सबके अलग अलग पैटर्न किए गए हैं, देखे जाते हैं। मतलब कोई एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण इसके होते हैं जिससे पिता अपने बच्चे को जान से मार देता है। इस हत्या को वैसे जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया, जो इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने या यूरोप के लोगों ने, अमेरिका वगैरह में नाम दिया गया, वो है फिलिसाइड। यानी कि कोई पिता जब अपने पुत्र या पुत्री का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, तो उसको हम कहते हैं फिलिसाइड। तो इस फिलिसाइड जो एक साइकोलॉजिकल टर्म भी कही जा सकती है, क्रिमिनोलॉजी की टर्म भी कही जा सकती है, उस पर काफ़ी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट विचार करते रहते हैं, और उस विचार विमर्श से जो नतीजे निकलते हैं अक्सर फिलिसाइड के नाम से ही उनका पब्लिकेशन जगह जगह किया जाता है। इस घटना को भी यही नाम दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थिति होने में, मैंने तो कह दिया कि ठीक है, उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए और कारण पता करने चाहिए, और कारणों के समाधान जो आगे ये न हों उस पर सोचे जाना चाहिए। पर क्या पॉइंट है ऐसे, क्या ऐसे विषय हैं जिन पे हम विचार करें? तो वो विषय जो है, जो कि साइकोलॉजी, मानसिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति व्यक्ति की कैसी है, जिसे हम साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोफाइल कहते हैं, उसका अध्ययन, और उसके साथ में कोई साइकोटिक या साइकोसिस उस व्यक्ति को नहीं है, इनको विशेष रूप से देखना पड़ता है। यानी कि उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस, जो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, और बिहेवियरल प्रोफाइल जो है, उसका व्यवहार कैसा है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, पारिवारिक व्यवहार कैसा है, व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, मित्रों के साथ व्यवहार कैसा है, उसका मूड किस तरह से रहता है, वो किस तरह से चीज़ों से रिएक्ट करता है, इन सब का एक अध्ययन होना चाहिए। और साथ में साइकोसिस मैं पहले भी कहा कि वो परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का इस समाज से संपर्क खत्म हो जाता है और वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, कल्पनाशील किया हुआ वर्ल्ड में, दुनिया में वो जीता है। यानी कि ये जो हमारा इस प्रेजेंट का जो समाज है, उससे उसका बिल्कुल नाता टूट जाता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ
फादर में है या परिवार के किसी और व्यक्ति में है जिनके कारण ये समस्या हुई हो, तो सबसे पहले पेरेंट्स का या जो भी एक्यूज्ड पर्सन है और साथ में जो भी उनके और नज़दीक के लोग हैं, उनका इन बातों को अध्ययन करना ज़रूरी होता है। और ख़ास करके हम सिजोफ्रेनिया या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या डिल्यूजनल डिसऑर्डर जितने भी हैं, डिल्यूजन जैसे हमने कहा था कि डिल्यूजन जो है इट इज़ एन इरोनियस, गलत दिमाग में एक विचार जो है जो वास्तव में सच्चाई में नहीं होता। बिलीफ इन समथिंग विच इज़ नॉट ए फैक्ट, किसी ऐसी चीज़ पे विश्वास करना, वो एक विचार भी हो सकता है, वह कोई घटना भी हो सकती है। उस पर विश्वास करना जिस विश्वास को आप कन्विंस करके हटा नहीं सकते, लेकिन वो वास्तव में सच नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। तो ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी जो है वो अक्सर जो सिजोफ्रेनिया या एमडीपी या साइकोटिक कंडीशंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उन्हीं में देखने को हमको मिलते हैं। तो ऐसे कोई डिल्यूजन्स वगैरह नहीं है, इनको हमें पहले स्टडी करके पता करना पड़ता है। क्यों? कि इन डिल्यूजन्स के कारण हो सकता है कि पिता अपने बच्चों पर शक करना शुरू कर दें, उसके व्यवहार पे शक करें, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करें। किसी लड़के से उसकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो आजकल जब ज़माना इतना ओपन है, लड़के लड़कियां सबको एजुकेशन का समय है, तो किसी से फ्रेंडशिप होना या दोस्ती होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर फादर अननेसेसरली बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी बात के शक करना शुरू कर देता है, तो फिर वो पैरानॉइड डिल्यूजन हो सकता है, यानी कि एक मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है। या कभी कभी अपने बच्चे को वो इविल समझना शुरू कर देता है कि ये तो बेकार है, ये तो बिल्कुल किसी योग्य नहीं है, और वह उसकी योग्यता और हर चीज़ पे गुस्सा होना शुरू कर जाता है, शक करना शुरू करता है, और उसको कभी कभी ये भी महसूस होना शुरू होता है कि ये मेरा बच्चा मेरे लिए खतरा है, यानी कि मैं इसके कारण समस्या में जा सकता हूँ, या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता उस बच्चे के लिए। इसके अलावा वो उसके चरित्र पर भी शक करना शुरू कर सकता है। वो सोचे कि मेरी बेटी या बेटा जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क किए हुए है, ऐसे फीमेल या मेल से संपर्क उसका है जहाँ पे वो नहीं चाहते। और हमारे यहाँ समाज काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, यहाँ जाति पे भी लोग विश्वास करते हैं, धर्म पे भी विश्वास करते हैं। इंटर रिलीजियस मैरिजेस या इंटर कास्ट मैरिजेस भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, उनका ज़्यादा स्वागत नहीं किया जा सकता। हालांकि आम लोग आजकल इस बात को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं या ट्रेडिशनल विलेजेस हैं, वहाँ पे आज भी इन बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कोई ऐसा फैक्टर है, उसको भी जानना हो सकता है। इसके अलावा बहुत बार ऐसे एक्ट इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्स मीन्स अचानक उनको गुस्सा आया। अब ये गुस्सा किसी साइकोलॉजिकल कारणों से भी हो सकता है, या कोई उस बच्चे ने कोई ऐसा एक्ट किया जो उनको पसंद नहीं है और बार बार मना कर रहे थे वो उसको करने के लिए, ऐसा मत करो, और उन्होंने किया तो भी उस पर उनको गुस्सा आ सकता है। और उस गुस्से में, उस इम्पल्स में, क्योंकि इम्पल्स का प्रेशर बहुत होता है, और उसके साथ ही जब इम्पल्सिव होता है तो साथ में जो उसके जो सोए हुए डिल्यूजन्स हैं वो भी सामने आकर के उसको एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसी इम्पल्सिव बिहेवियर में वो दूसरे आदमी का मर्डर कर देता है। तो यानी यहाँ भी डिल्यूजन बिलीफ भी है, जो कोई भी तरह का डिल्यूजन जो हमने बताया, चर्चा की, यहाँ पे खास करके हम पैरानॉइड डिल्यूजन की बात कर रहे हैं, तो वो उसके कारण वह अचानक इस तरह का कार्य कर सकता है।
दूसरा होता है कि भाई अल्ट्रिस्टिक फिलिसाइड। अल्ट्रिस्टिक फिलिसाइड हम उसे कहते हैं जहाँ पेरेंट्स ये समझना शुरू कर देते हैं या फादर ये समझता है कि उसका बच्चा जो है वह बहुत कष्ट में है। हो सकता है वो अपने एम्बिशन पूरे नहीं कर पा रहा, या हो सकता है पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो, मानसिक दृष्टि से कमज़ोर हो, मस्तिष्क से कमज़ोर हो, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, या बीमार हो, या कोई ऐसे इनक्योरेबल उसमें डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है, कंजेनिटल डेफिशिएंसी है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को बहुत दुखी देखता है और वो सोचता है कि इसका इलाज सिर्फ इसकी मौत है। और वो ऐसा देखा गया है कि बहुत बार ऐसे बच्चों को भी पेरेंट्स जो है, फादर जो है, वो मार देते हैं। वो एक तरह से एल्ट्रिस्टिक मीन्स मदद करना, दूसरे का भला करना, तो वो मर्सी करते हैं, उन पर दया करते हैं अपनी तरफ से कि भाई इसका जीना तो बहुत कष्टमय है, इससे अच्छा ये मुक्त हो जाए। तो ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। फिर क्या होता है कि बहुत बार पेरेंट्स आने वाले खतरों की अपने बच्चों के लिए, मान लो शादी का इशू है, अब वो किसी गैर जाति वाले से या गैर धर्म वाले से शादी करना चाह रही है और वो अपनी सारी व्यवस्था और समाज को समझता है, अपनी आर्थिक स्थिति को भी समझता है, अपने रीति रिवाज को भी उसको पता है, और वो सब उसको मना कर रहे हैं कि ये, उसमें एक भय क्रिएट हो जाता है कि भाई अगर ये ऐसा होगा तो मेरे बच्चे का बहुत बुरा हाल होगा, वो उस समाज में नहीं रह पाएगी या रह पाएगा, तो इसको तो समझ है नहीं, ये तो नासमझी से चल रहा है। तब भी वो हो सकता है कई बार पॉवर्टी के कारण होते हैं, कई बार सोशल रिजेक्शन के भी कारण होते हैं कि सोसाइटी वाले या रिश्तेदार सब रिजेक्ट कर देंगे, सब उस रिश्ते को नहीं मानेंगे, आइसोलेट कर देंगे उसको भी और उसके बच्चे को भी। तो उसमें भी वो एक डिज़ायर वो उसको मोटिवेट करती है ये करने के लिए कि भाई इससे अच्छा है आप, क्योंकि वो सोशल रिजेक्शन जो होगा उसका भी होगा और बच्चे का भी होगा। तो वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को इस परिस्थिति से बचाऊं और अपने आप को भी इस आने वाली भयानक परिस्थिति से बचाऊं। तो इसलिए भी वो कई बार मार देते हैं। कई बार देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मार करके फिर खुद अपने को मार लेते हैं। आम आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति ने पहले अपने किन को, नेक्स्ट ऑफ किन, या बच्चे को मारा, भाई को मारा, या बच्चे ने फादर को मारा या माँ को मारा, और फिर खुद भी माँ को मार लिया। तो ये कई अखबारों में आता रहता है। तो ये जो सिचुएशन होती है जिसमें बाद में स्वयं आदमी सुसाइड कर लेता है, यह एस्टेब्लिश करती है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था। मोस्ट प्रोबेबली वो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस से सफ़र कर रहा था, और उसी पीरियड में उसने एक कल्पना की, दिमाग में एक डिल्यूजन उसके डेवलप हुआ, डिल्यूजन ऑफ पैरानोइड डिल्यूजन यानी शक का डिल्यूजन या ग्रेंडियोसिटी का था, किसी तरह का उसको डिल्यूजन सा डेवलप हुआ, और उसके बाद में उसने उसके अंदर अपने उस परिवारजन को मार दिया और फिर बाद में स्वयं भी सुसाइड कर लिया। तो अक्सर ऐसे लोग जो है वो डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। एक फिर सिचुएशन होती है रिटेलिएटरी फिलिसाइड। रिटेलिएटरी फिलिसाइड हम उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने बच्चे को पनिश करता है। उसको ये विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चे ने एक गलत काम किया है और वो काम इतना ज़्यादा गलत है कि इसको इसका दंड मिलना चाहिए, और उस दंड रूप में उसको पनिशमेंट देने के लिए वह उसकी हत्या कर देता है। जैसे मान लिए उसको पता चला कि उस किसी की बेटी ने किसी के साथ में संबंध बना लिए और उसको पता चला, अब वो सोचता है कि ये इतना घृणित अपराध है
कि अब इस बच्चे को जीने का कोई अधिकार नहीं है और वो उसको मार देता है एज ए पनिशमेंट। तो ये भी एक तरह का फेलिसाइड है। कई बार डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिली में, खास करके उन फैमिलीज़ में जहाँ पे डाइवोर्स या कस्टडी के इश्यूज कोर्ट में चल रहे होते हैं, या बहुत आपस में जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, या दो परिवार हैं तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं और सारी सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, वो कब्जे में नहीं आती और व्यक्ति उससे अत्यधिक परेशान होकर के ये सोचता है कि चलो मेरा बच्चा है, इनका क्या होगा, बेटा है या बेटी है तो उसका क्या होगा, उसका फ्यूचर नहीं बनेगा, सब खत्म होने वाला है। जब उसको ये डेस्पिरेशन हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा परिवार नहीं बचने वाला, तो कई बार वो ये सोच करके गुस्से में आकर के और वो अपने बच्चों को ही मार देता है। वैसे कई बार आपने घर में कैसे पढ़े भी होंगे, ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है। इसके अलावा जो हमें विशेष देखने की आवश्यकता होती है कि कई बार व्यक्ति एंटी सोशल या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से सफ़र कर रहा हो, तो वो भी रेज में, नार्सिसिस्ट खास में रेज के टाइम में जो बहुत गुस्से में होते हैं, उस गुस्से में खास करके जब उनका बहुत अपमान होता है, एक फादर जो है वो सोचता हो कि मेरी बेटी तो मतलब बहुत अच्छे ख़ानदान में जाने चाहिए, इस तरह के स्टेटस में जाने चाहिए, अब उसको लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, वो तो किसी और के साथ में फंस गई है या किसी के साथ में है, तो वो गुस्से में नार्सिसिस्टिक रेज में, क्योंकि ये डायरेक्ट उसकी ईगो को चैलेंज है, वह उस बच्चे को या बच्ची को मार सकता है, यानी मर्डर, एक रिटेलिएटरी फेलिसाइड जो है वो कर देता है। ऐसे एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ में भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कभी जो अनवांटेड जो समस्या यहाँ नहीं है, यहाँ चाइल्ड बिल्कुल बहुत प्रेशियस है, फादर उनको बहुत प्यार करते हैं, जो बड़ा साफ नज़र आ रहा है, ख़ास करके उनके बैकग्राउंड को देखते हुए, सिटी को देखते हुए कि वो बहुत ही अच्छे फादर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उनकी परवरिश की है, सब कुछ किया है, तो ये कैटेगरी जो है। लेकिन जहाँ पे ये सब ठीक से नहीं होता और बच्चा एक उनको बर्डन लगता है कि मैं शादी कैसे करूँगा, बड़ी हो गई, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, उस रेज में भी, उस गुस्से में भी जो है, और देखिए बच्चा बिगड़ रहा है या बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो उसकी मर्ज़ी का नहीं है और दूसरी तरफ उसकी अपनी मजबूरी है, तो उस परिस्थिति में भी एक परिस्थिति क्रिएट हो सकती है, वो फेलिसाइड जैसा क्राइम कर दे, यानी अपने बच्चे को मार दें। इसी तरह से और भी कई स्टडी हमने देखी, मैंने कैसे देखे हैं, जैसे इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है, फादर को शक है या वास्तव में बच्चा उसका नहीं है, किसी दूसरे से है, या शादी से पहले से है या शादी के बाद में कहीं और से उस बच्चे का सोर्स है, या फिर बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है जिसके कारण वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह के भी जो परिवार में फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस होती हैं जिनका कोई उपाय नज़र नहीं आता है, समस्याएं हैं लेकिन समस्याओं का उनको कोई उपाय नज़र नहीं आता, तो व्यक्ति उस वक्त अपने आप में फंसा हुआ समझता है, और साथ में थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल बिहेवियरल डिसऑर्डर तो होते ही हैं, तो वो मिल कर के वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, फेलिसाइड कर देते हैं। कई बार जो है कुछ लोगों में, खास करके नार्सिसिस्ट वगैरह में, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग्स नहीं होती बच्चों के साथ में, ना पत्नी के साथ, किसी के साथ उनकी, या एंटी सोशल पर्सनैलिटी में या साइकोपैथ पर्सनैलिटीज़ के या ट्रेट, उनके कुछ गुण हैं व्यक्ति में, तो उनकी इमोशनल टाइज जो हैं, बॉन्ड जो हैं, वो अपने बच्चों के पास में साथ में नहीं बन पाते। तो इसलिए मैंने देखा कि फादर जो है वो चाइल्ड को एज ए पनिशमेंट फॉर हिज स्ट्रॉन्ग, कोई इसने जो गलत काम किया है उसके कारण
या फिर डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स के कारण, या फिर सेपरेशन और कस्टडी ऑफ बच्चे की जहाँ प्रश्न होता है वहाँ पे, और नार्सिसिस्टिक और एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ में भी वे अपने बच्चे को मार सकते हैं, यानी कि फिलिसाइड कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में जहाँ पे फादर अपने बच्चे को एज ए बर्डन समझता है, ऑब्स्टेकल समझता है, या अपनी गलती समझता है कि मेरी गलती से ये बच्चा पैदा हो गया, उसको तो ज़रूरत नहीं थी, मेरे 2 ही बच्चे काफ़ी थे। तो उस तरह परिस्थितियों में भी कई बार, और ख़ास करके जब वो कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तब भी वो फिलिसाइड कर सकते हैं। जहाँ उन्हें कभी शक होता है कि उनका बच्चा इलेजिटिमेट है, या कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, या कभी जो टीनेज प्रेगनेंसी जो है, बच्चे जो है नासमझी में अपने कहीं रिलेशन बना करके प्रेग्नेंट हो जाते हैं, या फिर कोई संबंध एस्टेब्लिश कर लेता है अगर मेल चाइल्ड है, तो भी गुस्से में वो अपने बच्चों को मार सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं लोग, उनमें इमोशनल बॉन्डिंग्स बहुत कम होती हैं और एग्रेशन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, तो उसके कारण भी इस तरह की परिस्थिति आ सकती है। कभी कभी फिलिसाइड एक्सीडेंटल भी हो सकता है, जहाँ पे फादर की कोई इच्छा नहीं है या मदर की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फादर अपने बच्चे को मार सकता है किसी गलत विश्वासों के कारण, या फिर वो बच्चे को थोड़ी बहुत सज़ा देना चाहता है, मारपीट करना चाहता है, और उस मारपीट में उसका कहीं पर ऐसी सेंसिटिव जगह पे चोट लग जाती है, जैसे हृदय की जगह पे या पेट की जगह पे, सोलर प्लेक्सस जिनको हम कहते हैं, तब भी अचानक बच्चे की डेथ हो सकती है। नाउ ऐसे फादर जो बच्चों को डिसिप्लिन रखने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और थोड़ा भी घर पे डिसिप्लिन तोड़ने पर बच्चों को सज़ा देने में विश्वास करते हैं, ऐसे परिवारों में भी ऐसी संभावनाएं अक्सर ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऐसे हैं जिन पे ज़रा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें इस तरह की फिलिसाइड यानी कि बच्चों को मारने की इंसिडेंस इन पर्सनैलिटीज़ में ज़्यादा होती है। जैसे एंटी सोशल ट्रेट्स, क्योंकि उनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है, इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत जल्दी वो गुस्से में आ जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो इसलिए एंटी सोशल ट्रेट्स अगर किसी व्यक्ति में है तो वह इस तरह का बॉर्डर कर सकता है। ऐसे नार्सिसिस्टिक ट्रेट भी जो है, ख़ास करके जब वो नार्सिसिस्टिक रेज में गुस्से में होते हैं, ख़ास करके बच्चा जब उनका कहना नहीं मानता या उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं करता, तब भी वो उसको रेज में मार सकते हैं। ऐसे डिप्रेशन और सुसाइडल आइडिएशन जो हमने पहले भी डिस्कस किया, उसके कारण भी यह परिस्थिति आ सकती है। ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, कोई चोट या एब्यूज़ की, जो अक्सर पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को एब्यूज़ करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सज़ा देते हैं, तो उस वक्त भी एक दुर्घटनावश डेथ हो सकती है। जो ज़्यादातर ट्रिगर देखे गए हैं, ट्रिगर्स, अब इस केस में तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं हमको नज़र आ रहा, वो होते हैं माँ बाप में आपस में लड़ाई, या माँ बाप का आपस में झगड़ा, या दोनों डाइवोर्स कोर्ट में केस लड़ रहे हों, या दोनों बहुत ही फाइनेंशियल लॉस के थ्रू गुजर रहे हों, बहुत घाटा लग गया हो, पैसे की बहुत कमी है, परिवार नहीं चला पा रहे हैं। फिर जब हस्बैंड और वाइफ में बच्चा किसके पास रहेगा, कौन उसकी बेटर केयर कर सकेगा, इस बात पे इशू होता है। या आइदर ऑफ दी जो वाइफ या हस्बैंड है, उसमें से एक जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है, या कोई एक आइदर ऑफ देम, हस्बैंड या वाइफ,
कोई सब्सटेंस अब्यूज़ एडिक्शन है उसको किसी चीज़ का, ड्रग से एडिक्शन है या अल्कोहल से एडिक्शन है, कैनाबिस से एडिक्शन है, दुनिया भर के एडिक्शन आजकल दुनिया को है, मैं नाम नहीं लेना चाहता ड्रग्स के, तो उन ड्रग से भी जो सब्सटेंस उनका अब्यूज़ करते हैं, उनको खाते हैं, उनमें भी ये परिस्थितियाँ ज़्यादा कॉमन होती हैं। जो लोग सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत बार होता है जैसे पत्नी कहीं चली गई, अब बाकी से फैमिली से उसकी बन नहीं रही है, तो बिल्कुल वो सोशली आइसोलेटेड आदमी हो गया और उसके पास एक बच्चा है, तो कभी फ्रस्ट्रेशन में वह उस पर भी अत्याचार कर सकता है। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, एक परिवार में सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सपोर्ट सिस्टम के कोई भी परिवार नहीं चल सकता। यानी सपोर्ट सिस्टम मीन्स और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका सहारा। तो यह एक फैमिली चलाने के लिए ये एक बहुत ही आवश्यक सिस्टम होता है और दुनिया भर में इसको रिकमेंड किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं इसको। तो उसकी जब कमी होती है तब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होना ज़्यादा हो जाता है। इसकी कानूनी जो बात है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आदमी पे मर्डर का केस लगेगा, 302 का केस लगेगा, बाकी कल्पेबल मतलब कल्पेबल होगा। कल्पेबल बोलते हैं जिस मर्डर में सज़ा हो, तो इसमें सज़ा मिल सकती है, जो भी लॉ उस पर लगेगा, जैसे भी गलती उसकी सिद्ध होगी उसके हिसाब से पेरेंट्स को वही सज़ा दी जाएगी जो मर्डर की सज़ा होती है। हाँ, अगर कोई मेंटल इलनेस या पागलपन या कोई और ऐसा स्थिति है पेरेंट्स की, तो वो एक अलग बात है, फिर उसके हिसाब से उसकी प्रोसीडिंग होगी। तो वो सब जो है फाइनली कोर्ट में तो केस को जाना ही पड़ेगा और ट्रायल के टाइम में ही आदमी को सब बातें जो हैं अपने फेवर या अगेंस्ट में सिद्ध करनी होती हैं। अब ये चीज़ वहाँ ज़्यादा होती है, ऐसा देखा गया है कि जो ऑनर बेस्ड कल्चर्स होती हैं या कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जहाँ पे ऑनर बेस्ड मीन्स ऑनर किलिंग जिसको हम कहते हैं, कि हर समाज के ग्रुपों में उनकी जातियों में अपने हिसाब किताब होते हैं, अपने नियम होते हैं, या कल्चरल कन्फ्लिक्ट, दो कल्चर आपस में नहीं मिलती हैं लोगों की, तो इसलिए वो एक दूसरे से शादी भी नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उसे एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो ये बड़े कंजर्वेटिव जो पैट्रियर्कल सेटिंग सोसाइटी में रहती है, उसके कारण भी ये हो सकता है, ख़ास करके बच्चियों के मामले में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपनी ही जाति में शादी होनी चाहिए, अपने स्टेटस में शादी होनी चाहिए, उनकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, सब कुछ वो देख करके मिल करके, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सब शादी को एक दो परिवारों का मिलन मानते हैं, तो इसलिए बहुत से ट्रेडिशंस हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे शादी जो है वो एक चॉइस का मामला नहीं है। सामाजिक बाकी जो डेवलप्ड समाज हैं वो उसको एक चॉइस मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चॉइस से ज़्यादा ये एक संस्कार है और इसको एक संस्कार की तरह ही लिया जाता है और एक पारिवारिक एक्टिविटी मानी जाती है, एक पारिवारिक संबंध माना जाता है। तो इसकी उसकी बहुत सी रस्में और रिवाज हो जाती हैं जिनको नहीं मानने से पेरेंट्स नाराज़ ही नहीं होते, उनको शर्म आती है और साइकोलॉजिकली वो अपने आप को डिफीटेड समझते हैं और उसमें उनको गुस्सा आता है। फिर कम्युनिटी के नॉर्म्स भी रहते हैं, जैसे इस केस में उन्होंने बताया कि लोग ताने देते थे, तो उन सब से लोग डिस्टर्ब होकर भी इस तरह की गलत बात कर सकते हैं। जब साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग इनका करते हैं जब इनको देखने के लिए, तो जो चीज़ें हम देखते हैं उनको मैं यहाँ खाली इनूमरेट कर दूँगा कि जिनको हम विशेष ध्यान रखते हैं कि इनमें से कुछ न हो, ख़ास करके ऐसी परिस्थिति में फिलिसाइड में। तो फिलिसाइड देखते हैं कि पर्सनैलिटी नार्सिसिस्टिक तो नहीं है, वो अननेसेसरी उसको बार बार गुस्सा करने वाला आदमी इंसान तो नहीं है, वो अपने आप को हर किसी से मुझे धोखा मिला ज़िंदगी में इस तरह की बातें करने वाला तो नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर पैरानॉइड लोग होते हैं, इनमें पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया होता है, हर बात पे हर लोगों पे शक करते हैं, किसी को कहेंगे मेरे को मार रहा है, किसी को कहेंगे मेरे अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहा है। तो पैरानॉइड की स्थिति तो ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है। ऐसे जैसे मैंने पहले डिल्यूजन का डिस्कस किया, तो कोई डिल्यूजनल बिलीफ तो उसके अंदर नहीं है फादर में या फैमिली के किसी और में, जिसके अंतर्गत वो सारे एक्ट कर रहा हो, असलियत में वो हो ही नहीं।
बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी तो नहीं है, क्योंकि वो भी कभी कभी वायलेंस कर सकते हैं। फिर कभी कभी जो है इमोशनल डिसरेगुलेशन जिन लोगों में ज़्यादा होता है, मीन्स जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और एंटी सोशल पर्सनैलिटी जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसी पर्सनैलिटी जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं इस प्रकार के मर्डर करने में। ऐसे ही जिन लोगों में लैक ऑफ एम्पैथी होता है, किसी के लिए भी कोई किसी तरह का प्यार ममता नहीं है, और जिनमें रिपीटेड वायलेंस की हिस्ट्री होती है, जिनका बचपन से ही लोग बताएंगे कि तो हर बार लड़ लेते थे, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का खुद का तोड़वा लिया, ऐसे करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस जहाँ लाइफ में होती है, ऐसे लोग भी इसको प्रोन होते हैं। और जो मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर हैं उनको हमेशा डिप्रेशन, खास करके मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया को और सुसाइडल अटेम्प्ट्स को, सुसाइडल टेंडेंसीज को हमेशा रूल आउट करने की है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है कि भाई डोमेस्टिक जो डिस्प्यूट्स हैं और जिसके इंडिकेशन होते हैं, अक्सर हीटेड आर्ग्यूमेंट, बार बार फैमिली में झगड़ा होना, बार बार प्रॉपर्टी में झगड़ा करना, बार बार रिश्तेदारियों से झगड़ा करना और ख़ास करके अगर फादर के पास फायर आर्म है, जैसे इस केस में था, लाइसेंस्ड फायर आर्म है, तो उसको हमेशा संभाल के ताले में रखना चाहिए, और उस ताले की चाबी भी कभी अपने पास न रखें। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में, जैसे यहाँ उसको एकदम से गुस्सा आया और उसको अवेलेबल थी, उसने लेके गोली तुरंत वहाँ पे चला दी। तो ये फायर आर्म जो है वो मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में, इतने लंबे एक्सपीरियंस में, उसका उपयोग या तो लोग सुसाइड करने के लिए करते हैं या अपने घर में किसी को मारने के लिए करते हैं। ज़्यादातर यही देखा है मैंने। बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे कोई चोर घुसा या दूसरा घुसा तो उसको लोगों ने मारा हो। ज़्यादा नुकसान फायर अपने घर पे रखने से, चाहे वो लाइसेंस्ड ही हो या आदमी खुद सुसाइड करने की रिस्क रहती है या घर के किसी और मेंबर को रहती है। तो इसलिए कोई फायर आर्म भी जो है घर पे रखने की